बातों को इतनी मजबूती से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। मैं जो उनकी जो 4 मांगे हैं उनका पॉम्पलेट मेरे पास है, मैं उसमें से पढ़ के आपको सुनाता हूँ। बिंदु क्रमांक 3 में ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि आरक्षण पूर्णतः आर्थिक आधार पर लागू हो। भाई आरक्षण हमें जो मिला है वो आर्थिक आधार पर नहीं मिला है। हमारे साथ कई सालों तक जो है जातिगत भेदभाव हुआ, हमारे लोगों को जो है कि घोड़ी पे चढ़ने पे मारा जाता है, मूछें रखने पर मारा जाता है। सीधा सा ये है कि भाई इनके साथ जो है हमारे लोगों के साथ जातिगत भेदभाव हुआ, तो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मेहनत से और भारतीय संविधान के माध्यम से हमें आरक्षण मिला, और वो जाति के आधार पर मिला है, क्योंकि इनके साथ कई वर्षों तक जाति के आधार पर इनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, मारा जाता है, शोषण किया जाता है। इस आधार पर हमको आरक्षण मिला है। साथ में इन्होंने जो है बिंदु क्रमांक 4 में ये मांग रखी है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगे। हरदा जिले में और पूरे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो SC/ST एक्ट में कई सारे मामले प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन आज दिनांक तक भी हरदा के मामले में मैं रूबरू कराता हूं कि लगभग 3 साल हो गए, उन मामले में आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाता है। कई मामले ऐसा है कि महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, उनमें आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाता है, हालांकि उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा है, उसके बावजूद भी अगर गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो हम सीधा सा ये बोलना चाह रहे हैं कि आज तो ये हमारा एक्ट मजबूत है, तब जाकर हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। कल अगर इनकी मांग को लेकर सरकार कोई एक्शन लेती है और हमारा जो एक्ट है वो कमजोर होता है, तब कहाँ न्याय मिलेगा? अभी वर्तमान में तो न्याय नहीं मिल पा रहा है, उस समय कैसे न्याय मिलेगा? तो मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि SC/ST एक्ट होने के बावजूद आप सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, या आपके लिए वो कारगर साबित नहीं है? बिल्कुल, एट्रोसिटी एक्ट होने के बावजूद भी सरकार के दबाव में या फिर कुछ प्रशासन की मिलीभगत में कहीं ना कहीं हमारा लोगों का शोषण हो जाता है, और एट्रोसिटी एक्ट जो है वो हमारा सुरक्षा कवच है। जब तक SC/ST एक्ट मजबूत होगा हमारे ऊपर कोई आंख उठा नहीं सकता। और हमारे साथ हमें ये एक्ट क्यों मिला है इसका भी स्पष्टीकरण करता हूँ। हमारे साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, आज भी आपको भी शायद पता होगा, ग्रामीण क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जो हमारे लोगों को नीचे बैठाते हैं। कोई पटेल अगर आ जाए तो उसको कुर्सी से नीचे बैठना पड़ता है, कोई पटेल अगर सड़क पे खड़ा है तो वो घर जाएगा, उसकी कुर्सी लेकर उसको सड़क पे पटेल के लिए लेके जाएगा कुर्सी, तो उसको वहाँ पर बैठाएगा और वो उसके पैरों में बैठेगा। मैं अपनी आँख से देखा हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग है, जब कोई बड़ा पटेल व्यक्ति अपर का ऊंची कास्ट का व्यक्ति जब निकलता था तो हमारी माता बहनें और हमारी जो दादी वगैरह वो अपने पैरों से चप्पल निकाल लेते थे। तो भाई जो इनका जो डर है वो हमें सुरक्षा कवच एट्रोसिटी एक्ट के रूप में मिला है, और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। क्या आपको लगता है जिस समय या जब जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने जब आरक्षण की बात कही, उस समय जो भेदभाव था और जो आज भेदभाव है, क्या उसमें कमी आई है? कमी तो आई है, वही तो उस समय तो फिर क्या आपको लगता है कि आरक्षण में भी कुछ कमी आनी चाहिए? नहीं, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कारण है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है जब तक आप जाति खत्म नहीं कर दोगे आरक्षण चलेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको आरक्षण खत्म करना, ठीक है, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, आप आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन जो जातिगत भेदभाव होता है उसको कब खत्म करोगे? जाति जिस दिन खत्म हो जाएगी आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ दलितों को मंदिरों में बैठाओ ना। दलित कई जगह तो आज भी दलित लेकिन मंदिर में बैठते हैं, जाते हैं। नहीं, बहुत जाना बहुत हद तक कम हो चुका है। मैं बोल रहा हूँ हरदा की एक घटना बताता हूँ, रातातलई की। वहाँ पर दलितों को आज भी मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। मैं बोल रहा हूँ नांद्रा के गांव में चले जाओ, हनुमान मंदिर में आज भी दलितों को अंदर नहीं घुसने दिया जाता। आखिर क्यों जातिगत भेदभाव हो रहा है? कभी करणी सेना ने इस पर विरोध नहीं किया। आज हमारे लोगों के ऊपर पेशाब कांड जैसी घटना होती है, क्यों होता है? आप बताओ ना, कोई दलित ने आज तक राजपूत के ऊपर जो है कि पेशाब किया? कभी नहीं किया। लेकिन ऊंची कास्ट का व्यक्ति हमेशा नीची कास्ट के लोगों को क्यों दबाया जाता है? आज हमारे लोग ही सब लोगों के घर पे काम क्यों कर रहे हैं? आपने कभी ये नहीं बोला कि यार चलो ठीक है मैं तुमको थोड़ी मदद करता हूँ, आर्थिक रूप से आप भी मजबूत हो जाओ? क्यों नहीं हो? ये सवाल है ना। जब तक ये चलेगा, जब तक आरक्षण जो है जिंदा रहेगा। अच्छा, ये 2 मांगे हुई, 2 और क्या मांगे हैं जिन पर आपका विरोध है, एक बार वो और बता दीजिए। इनकी बिंदु क्रमांक 13 में एक मांग है कि धर्म या जाति बदलकर लड़कियों से भेदभाव करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, ऐसे अपराधों को गंभीर श्रेणी में लाया जाए, अंतर्जातीय विवाह हेतु सरकारी सहायता बंद हो। तो
मैं तो इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि अंतर्जातीय विवाह हेतु सहायता राशि जो प्रदान की जाती है वो सरकार की मंशा है, और भारतीय संविधान ये अधिकार देता है कि यहाँ पर जो है कि समानता आए। जब तक आप अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा नहीं देंगे, जाति खत्म होने वाली बात यहाँ सामने नहीं आएगी। तो क्या आप अच्छा, लव पूरा जिहाद फंडा का भी- जो है वो सिर्फ इसमें जाति का है। तो क्या आप लव जिहाद का भी समर्थन करते हैं? नहीं, लव जिहाद का समर्थन नहीं करता। तो फिर कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज का विरोध करेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम उन आरोपियों को या अपराधियों को जो इस तरीके की हरकत करते हैं, अपनी जाति या धर्म छुपाकर शादियां करते हैं, जो लव जिहाद करते हैं, उनको कहीं संरक्षण देने की बात तो नहीं हो जाएगी ये? संरक्षण देने वाली कोई बात नहीं, इसमें ये साफ लिख रहे हैं लास्ट में कि अंतर्जातीय विवाह हेतु सरकारी सहायता बंद की जाए। ओके, तो इसका मतलब है सिर्फ आप उस जो मांग है, ये 13वीं जो मांग है, हाँ। इसमें से जो आखिरी का सिर्फ एक पॉइंट है हाँ। कि अंतरजातीय विवाह हेतु सरकार जो राशि देती है उसको बंद क्योंकि ना हो। अंतर्जातीय विवाह हेतु सरकार सहायता राशि सिर्फ SC ST के युवक युवती को ही दी जाती है। अगर कोई SC ST का लड़का हो या लड़की हो, है वो ऊंची कास्ट में जब शादी करता है तो उनको सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो भाई करनी से ना, कोई घर से तो इसमें राशि देनी रही। हम किसी आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे, ना ही किसी संगठन, ना ही किसी व्यक्ति विशेष का, ना ही किसी जाति विशेष का। हम तो खुद आंदोलन के समर्थक हैं, हम तो खुद सड़कों पे उतरते हैं और हम तो बोल रहे हैं हम आपके साथ होते। शायद आप हमारे खिलाफ अगर ये मांगे नहीं लेते, आज हमारे खिलाफ अगर आप मांग रखोगे तो हम कैसे यार आपके साथ खड़े हो जाएं सड़कों पे। और जो लोग हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं, तो क्या हम हमारे अधिकारों को बचाने के लिए सड़कों पर नहीं आ सकते क्या? जितनी मजबूती से वो हमारे अधिकारों को ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, उससे दोगुना मजबूती से हम हमारे अधिकारों को बचाएंगे, और बचाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। साथ में इनकी बिंदु क्रमांक 15 जो है वो मांग है सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की जाए। इसमें जो है SC ST के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को जो है कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था जो है, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी इनको आरक्षण मिले और इनकी पदोन्नति हो, प्रमोशन हो। लेकिन आज भी जो है हमारे अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो IAS हो, IPS हो, SDM हो, कलेक्टर हो, किसी भी टीचर हो, आज भी उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है कार्यालय में। आज भी उनके साथ ऊंच नीच का जो भाव है वो होता है उनके ऑफिस, उनके दफ्तरों में। कई दफ्तरों में ये जाति के आधार पर कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। अभी मैंने एक महिला का वीडियो देखा था, वो SC कास्ट की थी, पुलिस विभाग में, उन्होंने आत्महत्या कर ली जाति के आधार पर, उनका शोषण हो रहा था। तो भाई यहाँ पर तो आप बोलते नहीं हो कि यार जाति के आधार पर किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए सरकारी कर्मचारी का, लेकिन आप ये क्यों मांग उठा रहे कि इनको जो है कि पदोन्नति की व्यवस्था इसको समाप्त की जाए। ये हमारा जो उद्देश्य है, इनका विरोध करना, इनकी मांगों का। आपने अगर देखा होगा तो इनके साथ जो 12-13 जुलाई को जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा लाठी बरसाई गई, हम इसका तो पुरजोर विरोध करते हैं। प्रशासन को इस प्रकार से इनके साथ बर्बरतापूर्वक पेश नहीं आना चाहिए था। और उस समय मैंने प्रशासन से भी निवेदन किया था और साथ में करनी सैनिकों से भी निवेदन किया था वीडियो के माध्यम से। आज भी मेरी ID पे वीडियो अपलोड है कि जिला प्रशासन और करनी सैनिकों द्वारा जो आपसी सामंजस्य, जो भेदभाव हुआ है, जो आपसी में इनका जो मनमुटाव हुआ है, उसको ख़त्म करते हुए आप हरदा की शांति व्यवस्था बनाएं। मैंने अपील किया था और इनके समर्थन में, क्योंकि हो सकता है कि कोई बड़ी घटना हो जाए। हरदा में बहुत ज़्यादा अशांति फैली थी, उस संबंध में मैंने खुद ने अपनी तरफ से जिला प्रशासन से निवेदन किया था। लेकिन अगर आज ये लोग हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो हम तो इनका विरोध करेंगे। और साथ में मैं तो ये भी बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप सर्व समाज का नाम ले रहे हैं, तो मैं नहीं मानता इनके साथ सर्व समाज भी है। कारण अगर हमारे SC ST एक्ट के खिलाफ ये लोग हैं, तो क्या आप खुद तार्किक बात बताओ, क्या जिनके खिलाफ ये लोग खड़े होंगे क्या वो उनका साथ देंगे? नहीं देंगे ना। तो सीधा सा ये है कि हम तो पुरजोर विरोध करेंगे। और SC ST, भीम आर्मी, जय संगठन, साथ में गोंडवाना पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, तमाम SC ST के संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में 21 तारीख को हम मैदान में आएंगे। अच्छा, जैसे इसमें एक बात कही है SC ST एक्ट की, तो अब अगर हम पूरे भारत में देखें तो SC ST जो एक्ट है उसके दुरुपयोग की बात अक्सर उठती रहती है। क्या आप मानते हैं कि दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं होता, या आप मानते हैं कि लेकिन फिर भी इस कानून की ज़रूरत है? देखो, बात रही दुरुपयोग की, तो ये अगर कोई झूठी FIR करता है
तो मैं तो चाहता हूँ कि ये न्यायालय का मामला है और इसकी पुलिस जांच करे। अगर वो दोषमुक्त होता है तो निश्चित जो झूठी एफआईआर करेगा, सबको अधिकार है। हालांकि एट्रोसिटी एक्ट एक अलग चीज़ हो गई है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर करता है जिसमें एट्रोसिटी एक्ट उस सामने वाले पर लगता है, उसमें भी अगर वो दोष मुक्त होता है तो वो उल्टी एफआईआर, जिसने एफआईआर उसके ऊपर की है, न्यायालय का मामला वो ऑलरेडी हो जाएगी उसके ऊपर, तो जांच में सिद्ध होता है तो। अच्छा, जब SC/ST समाज के लिए एक विशेष कानून हो सकता है जैसे कि SC/ST, तो फिर अन्य समाजों के लिए या सामान्य के लिए क्यों नहीं? देखो, SC/ST के लोगों के साथ जातिगत भेदभाव हुआ है। मैं फिर दोबारा वही बोलना चाह रहा हूँ। क्या आप मुझे एक बताओ, कभी राजपूतों को घोड़ी पे चढ़ने से किसी ने रोका? क्या कभी कोई राजपूतों की बारात को किसी ने रोका? क्या किसी राजपूत को घड़े से पानी पीने पर मारा गया? ये मेरा सवाल है। आज तक ऐसी कोई घटना देश में आई क्या? क्या किसी दलित ने किसी राजपूतों की जमीन पर इस प्रकार अत्याचार किया? नहीं किया। तो जहां पर हमें ये सुरक्षा कवच इसीलिए मिला क्योंकि हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता आया है। तो क्या आपको लगता है कि समानता का अर्थ सिर्फ ये है कि एक किसी विशेष वर्ग को ज़्यादा सुरक्षा दी जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये जो सुरक्षा आप हटा दो, एट्रोसिटी एक्ट खत्म कर दो, लेकिन पहले जाति व्यवस्था खत्म करो भाई। हमारा उद्देश्य शुभम जी, सौरभ जी, सबसे पहले आप जाति खत्म करोगे तो ऑलरेडी आरक्षण खत्म हो ही जाएगा। अच्छा, एक दूसरी मांग की और बात करें कि अगर SC/ST वर्ग का कोई व्यक्ति है जो धनी है, तो क्या उसे आरक्षण मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर चाहे वो धनी है, मैंने आप सबसे पहले यही बात बोला, अगर SC का या ST का कोई IAS IPS अधिकारी भी है तो उसके साथ भी जातिगत भेदभाव हो रहा है उसके दफ्तरों में। वहाँ पर सवाल क्यों नहीं हो रहा है? जी, कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वहाँ पर उसके साथ जातिगत भेदभाव होता ही है। तो मिलना चाहिए, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। पर आरक्षण जो है वो उसे अपलिफ्ट करने के लिए है। आरक्षण जो है वो एक वर्ग को अपलिफ्ट करने के लिए है, उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए। तो अगर जो व्यक्ति IAS या अच्छी नौकरी में है, या अगर हम बात करें इकोनॉमिक अच्छा है वो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो एक मजबूत स्थिति में है। फिर उसे आरक्षण की क्या जरूरत है? अगर किसी सामान्य वर्ग की बात करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गरीब सिर्फ पिछड़े वर्ग में ही है, कुछ अपर कास्ट जो है उसमें भी गरीब रहते हैं, या मतलब जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति जो जनरल कास्ट का है, जिसकी इनकम अच्छी नहीं है, तो क्या उसे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? क्या उसे अवसर के लिए एक मौका और हम रिजर्वेशन के फॉर्म में नहीं दे सकते? देखो, फिर वही बात आ गई। मैं बोल रहा हूँ ना, आरक्षण जाति के आधार पर मिला है, नहीं। अगर आर्थिक आधार पर हो जाए तो इससे क्या समस्या है? आर्थिक आधार पर हो जाएगा तो फिर सबको आरक्षण मिल जाएगा ना। सबको नहीं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें मिलेगा ना। नहीं, तो आर्थिक रूप से तो हर व्यक्ति कमजोर है, हर कास्ट में कमजोर है। नहीं, अगर उसका एक पैमाना, जैसे BPL कार्ड क्या सबके पास है? नहीं है। तो वैसे ही अगर BPL कार्ड जैसे एक है, वैसे ही अगर कुछ ऐसे बेंचमार्क हो जाए जिसके बाद जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें सहायता देने के लिए अगर रिजर्वेशन दिया जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखो, मैं फिर आपसे वही सवाल दोबारा वही उत्तर कर रहा हूँ कि आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण कभी नहीं मिलेगा। अगर आरक्षण लेना है, हमें तो जाति के आधार पर मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस प्रकार से हमारे साथ भेदभाव हुआ है, सदियों से चलता आया है, उसी दौरान हमें आरक्षण की प्राप्ति हुई है। और ये आरक्षण बचाने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम सड़कों पे उतरेंगे, चाहे हमें लाठियाँ खानी पड़े, चाहे जेल जाने पड़े, वो हमें स्वीकार है। अच्छा, आरक्षण का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि जो पिछड़ापन है उसे खत्म करना। तो क्या आप मानते हैं कि जो पिछड़ापन है वो सिर्फ जो SC/ST या ये जो ऐसे वर्ग है इसी में है, SC/ST वर्ग में ही है? क्या अपर कास्ट में नहीं है पिछड़ापन? नहीं है। क्या इकोनॉमिक कंडीशन उनकी खराब नहीं है? लेकिन आप मुझे बताएं ना, आर्थिक आधार पर जिस प्रकार से हमारे लोग जितने पिछड़े हैं, क्या सभी कास्ट में है? नहीं, पर ऐसे में तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आर्थिक आधार पर जिस प्रकार से हमारे लोग जिस प्रकार से वंचित है, मैं नहीं मानता कोई और कास्ट के लोग इतने वंचित है। मैं नहीं मानता हमारे लोग साथ जितना भेदभाव हुआ है, जितना अत्याचार आज भी हो रहा है, मैं नहीं मानता कि अदर कास्ट के साथ उतना भेदभाव और अत्याचार होता है। अच्छा, अगर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो अगर हम इसी तरह आंदोलन करते रहें और सिर्फ आरक्षण की बात करें, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मूल समस्या SC/ST वर्ग की है, जो कहीं ना कहीं दिखती है, वो शिक्षा सुरक्षा से रिलेटेड है?
तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रोजगार पर, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार पर? आरक्षण मिलने से हमें शिक्षा ही तो मिल रही है। आरक्षण मिलने से हमें आर्थिक रूप से ही तो मजबूत हो रहे हैं हम। आरक्षण मिलने से हमारे लोग सरकारी नौकरी में पदोन्नति होगी, तो शिक्षा से मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, समानता आएगी, देश में बराबरी आएगी, देश में जातिगत भेदभाव खत्म होगा। देश में जिस दिन जाति खत्म हो गई, जिस दिन समानता आ जाएगी, उस दिन ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म हो जाएगा। सवाल ये क्यों नहीं हो रहा है कभी कि भाई इस देश में जो है समानता होनी चाहिए, इस देश में जो जाति खत्म होनी चाहिए, इस देश में हर व्यक्ति एक जाति के नाम पे पिटा नहीं जाना चाहिए। सवाल ये भी होना चाहिए जब तक इस देश में जाति रहेगी, आरक्षण इस देश में जिंदा रहे। अच्छा, अगर हम आरक्षण की और वर्गों की बात कर रहे हैं तो एक हाल ही में एक मुद्दा हुआ था, भोपाल में एक कार्यक्रम था जिसमें जो आईएएस संतोष वर्मा है, उन्होंने काफ़ी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में हमने माहौल देखा है किस तरह से खराब हुआ। काफ़ी संगठन है, खासकर परशुराम सेना जो है, उन्होंने काफ़ी इसका विरोध जताया था और उनका यही कहना था कि जो शब्द यूज़ किए गए हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आईएएस वर्मा जो हैं, उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत है? देखो, आईएएस वर्मा जी जो है वो एक एसटी कास्ट के हैं, ठीक है, आईएएस है, लेकिन उनके क्षेत्र में जिस प्रकार की बोली भाषा उपयोग की जाती है, आज भी अगर हमारे गांव में इस जिले का कलेक्टर वहां पर पहुंचेगा, इस जिले का विधायक अगर वहां पर पहुंचेगा, तो उसको खड़ी भाषा में बात की जाएगी। जंगल क्षेत्र में आप चले जाओ, इधर आ रहे पोरिया, खड़ी भाषा में बात की जाएगी ना। तो आईएएस वर्मा जी की वो लैंग्वेज है वो। नहीं, पर अगर आप इतने बड़े पद पर हैं तो उसके बाद आपको आपकी भाषा को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपके जो वर्ड्स है वो काफी तबाही भी फैला सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने गलत क्या किया, आप मुझे बताइए, उनका क्या शब्द क्या था? उनके शब्द थे बेटी का दान, मेरे बेटे से संबंध बनाना। हालांकि कई लोगों ने इसका संबंध का गलत मतलब भी निकाला है। तो क्या उन्हें उनकी भाषा पर कंट्रोल नहीं करना था? क्या ये मौका ही नहीं देना था दूसरे लोगों को कि वो इस भाषा का कुछ गलत मतलब निकाले? देखो, अगर किसी को लगता है कि ठीक है यार इन्हें गलत बोला, ठीक है, हम माना गलत बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश का माहौल खराब कर दे। और दूसरी बात तो ये है कि उन्होंने बोला मेरे बेटे से संबंध बनाना, तो इसमें शारीरिक संबंध की तो बात नहीं की उन्होंने। एक पति पत्नी का रिश्ता भी बनाना, एक संबंध, एक अगर हम एक अच्छे दोस्त है तो हमारा एक व्यक्तिगत संबंध है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं वही कह रहा हूँ कि जो शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या आपको लगता है कि वो ठीक नहीं थे? अगर सही शब्दों में अगर वही बात होती तो शायद वो एक अच्छा उनका वाक्य होता। नहीं, ये तो अपनी मानसिकता पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस प्रकार समझता है। कई लोग जो है हमें नीले कबूतर कहते हैं, तो ये क्या है आप मुझे बताएं। तो इस प्रकार से वर्मा जी ने जो बयान दिए हैं वो उनका साफ स्पष्ट ये कहना है कि अगर इस देश में जाति खत्म करना, आरक्षण खत्म करना है, तो रोटी बेटी का व्यवहार हमें करना अति आवश्यक है। जिस दिन रोटी बेटी का व्यवहार हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, इस देश में जाति खत्म हो जाएगी, इस देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस देश में समानता पैदा हो जाएगी। अच्छा, अभी जो करणी सेना के मूवमेंट की हम बात करें तो क्या इससे रिलेटेड आपकी जो उनके पदाधिकारी हैं, आप लोगों के बीच में कुछ अभी बातचीत हुई है? नहीं, हमारे और उनके बीच में कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई और मैं तो उनसे बात करना भी नहीं चाहता। मैं उनसे क्या बात करूं? जो व्यक्ति हमारे खिलाफ है मैं उनसे बात करना उचित नहीं समझता। कहीं कुछ मतलब इसे नेगोशिएट करने की कोशिश की गई हो कि भाई आप ये 4 मांग हटा दीजिए, हम भी आपके समर्थन में हैं? नहीं, वो देखो, भारतीय संविधान उनको अधिकार देता है कि वो अपनी बातें रखें, लेकिन अधिकार ये नहीं देता है कि आप किसी के अधिकारों को हनन करने के लिए सड़कों पर उतरो। तो वही अधिकार हमें भी है कि हमारे अधिकारों को बचाने के लिए हम सड़कों पे उतरेंगे। और मैं तो अगर ये मांग वो नहीं रखते हमारे खिलाफ तो शायद उनके साथ सर्व समाज होता। अच्छा, अगर ये जो 4 मांगे हैं जिनका आप विरोध कर रहे हैं, अगर आज सरकार आपसे पूछे कि इन 4 मांगों का के क्या वैकल्पिक सुझाव हो सकते हैं क्या, तो आप क्या सुझाव देंगे उनके लिए? क्या वैकल्पिक इनकी? देखो, वैकल्पिक सुझाव ये है, मैं तो बोलूँगा कि आप सर्वप्रथम तो ये 21 सूत्री मांगों में से 4 मांगे हटवा दो, हम शांति बैठ जाएंगे, हम धन्यवाद दे देंगे। हमारे खिलाफ अगर कोई सड़कों पे उतरेगा फिर वही बात, हम भी हमारे अधिकारों को बचाने के लिए उतरेंगे। प्रशासन आपसी सामंजस्य बनाए, अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी। हरदा में कोई शांति व्यवस्था भंग होती है तो ये प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। हरदा में कोई
उपद्रव होता है तो इसका जिम्मेदार यहाँ का जिला प्रशासन होगा। भाई उनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। किसी के अधिकारों को छीनने के लिए आप परमिशन कैसे दे दोगे? किसी के अधिकारों को हनन करने के लिए आप परमिशन कैसे दे दोगे? भीम आर्मी यहाँ पर जिंदा है और भीम आर्मी के वो तमाम क्रांतिकारी यहाँ पर जिंदा है। हमारे अधिकारों को 1 इंच भी खरोच नहीं आने देंगे हम। अच्छा, अभी करणी सेना को आंदोलन के लिए अभी तक जितना हमें पता है कि परमिशन नहीं मिली है। तो जैसे कि आपने भी 21 तारीख को आंदोलन करने का निर्णय लिया है, तो क्या आपकी अभी प्रशासन से इस बारे में कोई बातचीत हुई है? क्या आपको अभी परमिशन मिली है इस तरह की कोई? नहीं, हमें परमिशन तो नहीं मिली है, लेकिन आज हम ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे और जिला कलेक्टर कार्यालय जो है कि हम ज्ञापन देने जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। साथ में सुरक्षा की मांग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं धमकी भरे और गंदे गंदे कमेंट्स जो एकदम अपमानित करने वाली बात है, आक्रोश करने वाली बात है। लेकिन हम बड़े ही संवैधानिक व्यक्ति हैं। हम इस देश के भारतीय संविधान को मानते हैं और हमें कितना ही व्यक्ति उकसाएगा, हम लोग उसकने वाले नहीं है, हम लोग आक्रोश में आने वाले नहीं है, क्योंकि हमें पता, हमें सुरक्षा इस देश का संविधान देता है। वो लोग तो चाहते हैं कि आप आमने सामने हो जाए, लेकिन हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात को बड़ी मजबूती से और जो है शासन और प्रशासन के लोग तक पहुंचाएंगे। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि धमकी भरे कमेंट्स आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि काफ़ी एक जनसमूह इकट्ठा हो सकता है उस दिन हरदा में 21 तारीख को, और कहीं ना कहीं एक तरफ भीम आर्मी या जो SC/ST संगठन है वो एक तरफ होंगे, एक तरफ करणी सेना होगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक आमने सामने वाली बात हो जाएगी? निश्चित तौर से हो जाए। और फिर इसमें सुरक्षा का क्या होगा, किसकी जिम्मेदारी बनेगी? भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा महेंद्र कश्यप की जान जाएगी। खून का कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार है हम समाज के लिए। अच्छा, और जब तक हमारे अधिकारों का अगर कोई हनन करेगा तो हम चुप बैठने वाले हैं क्या? हम तो उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं जो इस देश में सबसे मजबूत संगठन लेके बैठे हैं, भीम आर्मी, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके फॉलोवर्स है। उन्होंने कहा है कि अगर आप जेल भी चले जाओ तो पीछे मत हटना। इस समाज के लिए जिन्होंने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, उनके लिए हम लोग जो है कि आज भी लड़ने के लिए मैदान में उतरे और किसी भी कंडीशन में पीछे हटने वाले नहीं हम तो। आपकी अभी तैयारियां कैसी है 21 दिसंबर को लेकर? कितने लोग आपको लगता है कि उस दिन इकट्ठे होंगे, मैदान में होंगे? आपके क्या कोई प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो भी आ रहे हैं, या जैसे अभी आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की तो क्या वो भी आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी सबसे बात हो रही है और प्रत्येक गाँव में मेरी बात हो रही है। अलग अलग अन्य जिलों से कई कार्यकर्ताओं का कॉल आया कि भैया हम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा निश्चित स्वागत है, आप आओ। अधिकारों की लड़ाई के लिए पीछे हटना नहीं है। और हमारे प्रदेश जो नेता है, तमाम प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के जो लीडर हैं बड़े बड़े, वो भी इस आंदोलन में पधार रहे हैं और वो भी बड़ी मजबूती से हमारे इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और अपनी मांगों के लिए अड़ेंगे हम। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी तक आपका किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन नहीं हुआ है करणी सेना जो है, जो इतना बड़ा अभी आंदोलन कर रही है, करणी सेना परिवार, तो अगर अभी मान लेते हैं कि आपके पास अगर मौका है तो आप अभी क्या संदेश देना चाहेंगे करणी सेना को? मतलब क्या आप मांग रखना चाहेंगे? अगर कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है, क्या नेगोशिएट हो सकता है, ये बताएं ज़रा। देखो, मैं तो करणी सेना से ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके आंदोलन के खिलाफ थोड़ी ना है, हम आपके खिलाफ नहीं है, आप के जाति के खिलाफ नहीं है, किसी समाज के खिलाफ नहीं है। हम तो आपके द्वारा 21 सूत्री जो मांग है उसमें से जो 4 मांगे हैं, जो SC/ST और आरक्षण विरोधी है, जो मांग SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने की है, जो मांग हमारे अधिकारी कर्मचारी को कमज़ोर करने की मांग है, जो हमारे वर्ग के खिलाफ है, हम उन मांगों का विरोध कर रहे हैं। अगर आप इन मांगों को हटा दो तो निश्चित रूप से शायद हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और साथ ही मैं तो हरदा की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये लोग बोल रहे हैं सर्व समाज इनके साथ है, भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ, मैं सर्व समाज से सवाल करना चाहता हूँ कि जो समुदाय, जो करणी सेना का परिवार SC/ST एक्ट को कमज़ोर करेगा, आरक्षण के खिलाफ अगर आंदोलन करेगा, तो आप मुझे बताओ कि SC/ST के वो तमाम लोग जिनके हक अधिकार, जिनका सुरक्षा कवच है, उनको समाप्त करने के लिए कोई सड़कों पर उतर सकता है? और मैं तो मध्य प्रदेश